नाउ वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। ये लाइव क्लास है और क्लास अब शुरू होता है। सबसे पहले ये इस बार नया सिलेबस है और इस नए सिलेबस में जीके पेपर में लॉ के माइनर एक्ट 9 माइनर एक्ट रखे गए हैं। आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से 9 माइनर एक्ट रखे गए हैं। ऐसा यूपीपीसीएस का मानना है कि लोग जीके के बदौलत क्वालिफाई करते गए, तो जीके पे थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए जीके पेपर में लॉ पेपर को इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसका इफेक्ट ये होगा कि ये ठीक भी है, आप जुडिशियल ऑफिसर बनने जा रहे हैं, you need to know more about law papers than you need to know about GK paper। तो अब इस बारे में इससे ज़्यादा तो हम लोग नहीं कह सकते। अब जो भी यूपीपीसीएस की सोच है, बट सो फार पर्सनली दिस इज ए गुड मूव, वेलकम स्टेज है ये। और एक जुडिशियल ऑफिसर को कानून अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो दिस इज वन कि इस बार 9 माइनर एक्ट है। ये देखिए कौन कौन से 9 माइनर एक्ट हैं। आपके डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, ये सारे एक्ट्स लिखे हुए। इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप सभी लोग अपीयर हो रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि कौन कौन से एक्ट हैं। लेट मी ऐड द स्टूडेंट्स। तो कमिंग स्ट्रेट वे, अब ये 9 एक्ट हैं। तो अब चूंकि पहला एग्जाम, पहला सिलेबस, तो माइनर एक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, जीके पेपर से कितने क्वेश्चन होंगे, ऐसा कोई ऑफिशियल गाइडलाइंस या अनाउंसमेंट नहीं है। तो कुछ लोगों के हिसाब से 75 to 80 क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ लोगों के हिसाब से कम हो सकते हैं, कुछ लोगों के हिसाब से ज़्यादा हो सकते हैं। कितने क्वेश्चन होंगे ये किसी को नहीं पता। तो लेट अस नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम इनटू हाउ मेनी क्वेश्चंस मे बी आस्क फ्रॉम जीके पेपर। आपको थॉरोली और होल पढ़ना है और पीटी के पर्पज से पढ़ना है। इन्होंने लिखा है कि जो एग्जाम का जो पेपर जो होगा वो नीचे लिख दिया है कि वेल एजुकेटेड पर्सन। देखिए ये सिलेबस से ही डाउनलोड किया हुआ। द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन दिस पेपर विल बी सच दैट ए वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। तो ये जो येलो टेक्स्ट से हाईलाइटेड है कि वेल एजुकेटेड, अब आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ व्हाट यूपीएससी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेल एजुकेटेड पर्सन। और आगे लिखा है उन्होंने कि विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। तो हाउ कुड बी ए मैन वेल एजुकेटेड विदाउट हैविंग एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। एनीवे, अब जो भी उन्होंने लिखा, पॉइंट इज गुड पॉइंट, प्लस पॉइंट इज कि आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आप थोड़ा थोड़ा भी कर लेंगे तो एज पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपका काम बेहतरीन तरीके से हो जाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा इफ बट्स का इशू नहीं है। तो नाउ लेट मी ऐड द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चूंकि जीके का पेपर है तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे कि एक्ट नंबर क्या है, कौन से डेट को ये पास हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे। देखिए 10 अगस्त 1971, एक्ट नंबर 34, ईयर 1971। तो ये 9 एक्ट हैं। तो आप नोट करके चलें कि ये 3-4 चीज़ें आप एक टेबल बना के हर एक्ट का जरूर याद रखेंगे। इससे डेफिनेट 5 to 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, डेफिनेट। कितने होंगे ये तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन मच मोर चांसेस कि इन एरियाज से क्वेश्चंस होंगे। और इन एरियाज के लिए हमें कुछ नहीं करना है। आप हर बेयर एक्ट का, उसका एक्ट नंबर क्या है, ईयर क्या है, कौन से दिन पास हुआ था, ये तीनों चीज़ें। तो ये 10 अगस्त 1971 को इट केम इनटू इफेक्ट, दैट इज रिटन हियर। तो केम इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। तो डेट इसकी क्या है इफेक्ट में आने की, तो 1 अप्रैल 1972।
तो ये सारी चीजें आप एक्ट से जरूर याद रखेंगे। अब नाउ एग्जामिनर का पहला चॉइस होता है, ये सारी चीजें डेट वगैरह पूछ देते हैं। दीज क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके लिए कोई भी आपको बस मेमोरी में याद रखना इन सारे चीजों को। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइनर एक्ट के लिए, ये जो डिफिनीशन पोर्शन है, इससे डेफिनेट एक क्वेश्चन होगा। हमने जो सुपर टेस्ट सीरीज बनाया, सुपर टेस्ट सीरीज का आपको जस्ट आई शो इट टू यू। ये लेटर बहुत छोटे दिख रहे होंगे। जो लोग लैपटॉप से क्लास ज्वाइन किए उनको तो थोड़ा विजुअल होगा। मैं इस लेटर को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को फीड किया गया है और आप देखेंगे। चलिए, इसमें तो मोबाइल से जो लोग होंगे उन्हें तो दिख भी नहीं रहा होगा, बहुत छोटा होगा। एनीवे आपके पास आ जाएगा तो मिलेगा आपको। तो सो फार एज ये जो डेफिनेशन पोर्शन है कि गार्जियन का कौन से क्लॉज में डेफिनेशन दिया हुआ, तो 2A। मेडिकल बोर्ड का क्या, कौन से क्लॉज में डेफिनेशन दिया और मेडिकल बोर्ड होता क्या है। द पॉइंट इज दिस कि इन सारे पोर्शंस पे आपको जरूर इन सारे पोर्शंस को मिस नहीं करेंगे। दीज पोर्शंस आर एग्जामिनर का फर्स्ट चॉइस। पहला, अरे आज के दिन कोई भी काम नहीं करना चाहता, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। एग्जामिनर भी इंसान है, उसको भी शॉर्टकट चाहिए। वो काहे के लिए, उसके पास कितना टाइम बचा हुआ है कि वो बैठेगा, सोचेगा, क्वेश्चन फ्रेम करे। उसे जो भी क्वेश्चन फ्रेमर होते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जैसा मैं महसूस करता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ये देखा गया है कि डिफिनीशन पोर्शन से, कमेंसमेंट की डेट से, किस दिन प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, इन सारे पोर्शन से क्वेश्चंस होते ही होते हैं एग्जाम में। तो ऐसा आप कोई भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देखेंगे तो आपको ये सब मिल जाएंगे। तो गार्जियन मीन्स सिंपल कॉमन सेंस है। जो कॉमन सेंस में जो आप गार्जियन जानते हैं, लॉ में भी वही है। एंड देयरफॉर लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। गार्जियन मीन्स ए पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ ए माइनर। स्वाभाविक है किसी एडल्ट, वैसे तो भाई हम लोग कहते हैं, बट गार्जियन मोर सुटेबल फॉर ए माइनर पर्सन और ए मेंटली इल पर्सन। तो आपको करना क्या है एग्जाम में? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो गार्जियन मीन्स ए पर्सन हैविंग केयर ऑफ, ऑप्शन दे देगा माइनर, मेंटली इल, एडल्ट और नीचे ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसे तो आपको गार्जियन में याद रखना है कि यहाँ माइनर और मेंटली इल, तो इसको कुछ अपना कोडिफिकेशन एम आप कर लें। तो एम फॉर माइनर और एम फॉर मेंटली इल, एम से MMI, ऐसे इस तरह से आपको कुछ याद रहेगा। मेडिकल बोर्ड का ये सेक्शन है मेंटली इल पर्सन। तो जो भी मेंटली इल पर्सन है, ही इज इन नीड, अरे मेंटली इल है तो उसका ट्रीटमेंट होगा। तो उन्हीं चीज़ों को सिंपल सा लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा। लेट अस नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम कि इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट। माइनर तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट से 18 ईयर्स। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो आपको केवल क्लॉज याद रखना है। और जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत, जो जैसे हम लोग लॉ के हैं, तो हम लोगों का बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, बार या स्टेट बार काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरह से डॉक्टर्स का भी रजिस्ट्रेशन होता है मेडिकल काउंसिल एक्ट के हिसाब से। और ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो लास्ट नाइट जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्रिंगिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल मतलब मेकिंग एन एंड टू द प्रपोजल। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स मेकिंग एन एंड टू द प्रेगनेंसी। तो let me add, so this
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अब इसी को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इफ ए प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड by the means other than those mentioned under MTP Act, that is an offense, that is just miscarriage. आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे एबॉर्शन कहते हैं। तो अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, प्रेगनेंसी देयर इज ए लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग, इनटू द प्रेगनेंसी? बताइए सोच के, जस्ट थिंक फॉर ए मोमेंट, लेट मी एट द स्टूडेंट्स। तो यू आर मेकिंग एन एंड टू ए लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, इफ गिवन बर्थ ही कुड बी ए ह्यूमन बीइंग। तो मान लीजिए कि आप ही का बच्चा है, तो आप उस बच्चे को खत्म नहीं कर सकते। तो देयरफॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब ये लॉ का कोडिफिकेशन हुआ तो इट वाज, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। हम लोग न्यूज में आज हम लोग उस केस की चर्चा करेंगे, एक्स वर्सेज प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट का केस है। उस केस को यहाँ तक कि नेशनल टीवी चैनल्स पे, और पॉइंट इज दिस कि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ के बारीकियों के हिसाब से हमें लेमैन की तरह नहीं बोलना है, हमें लॉ की बारीकियों के हिसाब से, मैं चर्चा करूंगा उस केस की भी आज की ही क्लास में। तो दो तीन चीजें जान लीजिए। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर इन अकॉर्डेंस विथ एमटीपी एक्ट है तो वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन एमटीपी एक्ट के शर्तों को वो सेटिस्फाई नहीं करता, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया, देन दैट इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी आल्सो। आईपीसी की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, एंड अंडर एमटीपी एक्ट आल्सो, वो आगे के सेक्शंस में मिलेगा। एंड सेक्शन 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप एंड बिलीव कि सेक्शन 3 से डिफिनिट 1000% क्वेश्चन होगा सेक्शन 3 से। बिहार एपीओ मेंस में भी जो हमने गेस वर्क किए थे, लेट अस नॉट रिपीट, वो आप लोग जानते ही होंगे कि कितना गेस कितना काम किया। तो सेक्शन 3 से आज ही मैं बोल रहा हूं कि देयर हैज टू बी ए क्वेश्चन, और बहुत अच्छा स्कोप है क्वेश्चन का। तो सेक्शन 3 ये कहता है कि प्रेगनेंसी कब टर्मिनेट किया जा सकता है, क्या ग्राउंड होंगे, किन कारणों से वो टर्मिनेट किया जा सकता। तो आप देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आईपीसी ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वही टर्मिनेट कर सकता, नन अदर देन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड कि इट कुड बी टर्मिनेटेड बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। पहला कि अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में नॉट ओनली एलोपैथिक होते हैं, उसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपके होम्योपैथी भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, यूनानी भी हैं, जितने भी तमाम है, ऑल आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। तो ये चूंकि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में इसमें रिस्क होता है, और रिस्क होता है तो भाई ये क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा ही टर्मिनेट किया जाना चाहिए, नीम हकीम झोला छापो के जरिए नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर कि प्रेगनेंसी इफ एट ऑल
that could only be terminated by a registered medical practitioner. तो लिखा है कि a registered medical practitioner shall not be guilty of any offense or any other law for time being in force if any pregnancy is terminated by him in accordance with. मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं, ऐसे लेमैन की तरह हम लोग जो अखबारों में या जो वैसे हम लोग जो समझते हैं कि एडल्ट है, प्रेगनेंसी है, उसकी चॉइस है, मर्जी है, और वो चाहे जैसे चाहे वैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि चॉइस है, मर्जी है, लेकिन लॉ स्टूडेंट को ऐसा नहीं कहना चाहिए। लॉ स्टूडेंट के लिए it could be terminated only upon satisfying the conditions laid down under MTP Act. अगर मान लीजिए कि चलिए 1 मिनट के लिए मैं बात कर ही लेता हूँ, मेंस में अगर आप लिखेंगे इस तरीके से, तो आप खुद सोचिए कि अगर आप लिखते हैं कि अपनी मर्जी से भाई एडल्ट हैं, बालिग हैं, हमारी इच्छा नहीं चाहते, अनवांटेड नहीं चाहते प्रेगनेंसी को कैरी करना, मेरा राइट टू लाइफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये तमाम चीजें, तो ये सारी चीजें हवाबाजी हो गई। हमारे ऐसा अगर एग्जामिनर होगा तो आपको अच्छा नंबर कभी नहीं देगा। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आप लिखते हैं कि इट कुड बी टर्मिनेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस एंड कंडीशंस प्रोवाइडेड अंडर एमटीपी एक्ट, तो आपका यही आंसर बढ़िया आंसर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ मार्क्स आर ऑब्टेन्ड, दिस इज हाउ डिफरेंस इज मेड। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है। where the length of pregnancy does not exceed 20 weeks, पहला। तो और 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे, जस्ट अभी करेंगे। ये 6 में अमेंडमेंट हुआ 2000। ये अब नंबर 1 की लेंथ 2 कैटेगरी है यहाँ पर। कैटेगरी 1 की एक तो ऐसी प्रेगनेंसी है जो 20 वीक से कम है, और दूसरी ऐसी प्रेगनेंसी है कि डेट एक्सीड्स 20 वीक्स। ये आप लोगों को दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, ये जो एमटीपी बेयर एक्ट, बताइए, छोटा दिख रहा होगा, लैपटॉप में थोड़ा अच्छा दिखेगा, दिख रहा है, मतलब कंफर्टेबल कन्वीनियंट है। तो देखिए, अगर 2 कैटेगरीज है प्रेगनेंसी का, 1 इज 20 वीक्स एंड सेकेंड एक्सीडिंग 20 वीक बट डज नॉट एक्सीड 24 वीक्स। तो एक तो 20 वीक की हो गई, दूसरी हो गई 24 वीक्स। तो अब फॉर्म इन गुड फेथ, और मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर्मिंग ओपिनियन इन गुड फेथ दैट द कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी would involve a risk to the life of pregnant woman or of grave injury to her physical or mental health. अब क्वेश्चन इज दिस, व्हाट एज ए लॉ स्टूडेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे तो इन्होंने लिख दिया कि कंटिन्यूएंस ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क ऑफ लाइफ, ये तो समझ में आता है, रिस्क ऑफ लाइफ है, ग्रेव इंजरी भी समझ में आता है, लेकिन फिजिकल और मेंटल हेल्थ क्या है। अगर मान लीजिए कोई अनमैरिड गर्ल है और लोग जान गए कि शी इज प्रेग्नेंट, उसका मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो देयरफॉर, और इसी चीजों को आगे एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ कि कॉजिंग ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो एंड देयर इज ए सब्सटेंशियल रिस्क कि अगर चाइल्ड वे बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम एनी सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी।
अब मान लीजिए कोई ऐसा बेबी जिसका जन्म होता है बहुत ही सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी है, तो ऐसे बेबीज का ब्रिंगिंग स्मूथ होगा या पेनफुल होगा? सोचिए। अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी नहीं टर्मिनेट होती है, लेकिन जो बेबी जन्म लेगा वो बेबी इतना डिफॉर्मिटी में है, बहुत ज्यादा सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी है, तो उस बेबी की परवरिश करना, तो लॉ हैज ऑलवेज ए रीजनिंग, लॉ हैज ऑलवेज कंसर्न अबाउट प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लाइफ। तो इसलिए ये सारी चीजें दी हुई हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं फॉर पर्पसेज ऑफ क्लॉज ए। तो क्लॉज ए में कौन सी प्रेगनेंसी अभी हम लोगों ने देखी, देख के बताइए। हाँ 20 वीक्स। तो क्लॉज ए के लिए where any pregnancy occurs as a result of failure of any device or method used by any woman or her partner, यहां पे वर्ड पार्टनर लिखा हुआ, हस्बैंड वगैरह नहीं लिखा हुआ। तो कोई कंट्रासेप्टिव यूज किया और वो कंट्रासेप्टिव काम नहीं किया, या अनवांटेड तरीके से गर्ल इज प्रेग्नेंट, तो where any pregnancy occurs as a result of failure of any device or method used by any woman or her partner for the purpose of limiting the number of children or preventing pregnancy, the anguish caused by such pregnancy may be presumed to constitute a grave injury। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैरिड नहीं है कपल, अनमैरिड है। कोई भी अनमैरिड कपल नहीं चाहेगा प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करना। तो अनमैरिड कपल हैं और चाहे जो भी रीजन रहा हो, प्रेगनेंसी हो गई और उस प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड करना, तो डेट विल डेट कंस्टिट्यूट ग्रेव इंजुरी टू मेंटल हेल्थ? जस्ट थिंक, पॉन्डर फॉर ए मोमेंट। ये जो लिखा हुआ, यस सर, तो दिस इज वन। तो यहां पे कि फॉर द पर्पसेज ऑफ क्लॉज 1, एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पसेज ऑफ क्लॉज ए एंड बी वेयर एनी प्रेगनेंसी इज एलिज्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन टू हैव बीन कॉज्ड बाय रेप। अब मान लीजिए किसी वुमेन का रेप हुआ, and as outcome of rape she became pregnant। तो जो रेप विक्टिम है वो किसी तरीके से किसी को बता नहीं पाई, प्रेगनेंसी हो गई, लेट स्टेज में पता लगा, तो रेप not only destroys the woman, it also destroys body and soul of the woman। तो एक तो बेचारी खुद रेप विक्टिम है और ऊपर से प्रेगनेंसी को, तो कितना बड़ा इनजस्टिस होता। तो फॉर पर्पसेज ऑफ क्लॉज ए और बी कि अगर इफ वुमेन हैज बीन सब्जेक्टेड टू रेप और उससे जो एंग्विश कॉज होगा, तो डेट वुड बी प्रिज्यूम टू कंस्टिट्यूट ए ग्रेव इंजुरी मेंटल हेल्थ प्रेग्नेंट वुमन। और इसमें द नॉर्म्स फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर हुज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट डिफरेंट जेस्टेशनल एज शैल बी सच प्रेस्क्राइब, रूल्स बनाए जाएंगे। और relating to length shall not apply to that by medical practitioner where such termination is necessitated by the diagnosis of any substantial fetal abnormalities by medical board। और ये आगे मेडिकल बोर्ड का है। तो इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि दो टाइप की प्रेगनेंसी, अगर 20 वीक से कम है तो कोई इशू नहीं है,
ए सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन अगर 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है, देखिए जो अगला लाइन, इफ नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इनको आराम से पढ़िएगा। तो क्या इसका मीनिंग निकलता है कि 20 वीक्स का प्रेगनेंसी सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन एक्सीडिंग 20 एंड नॉट एक्सीडिंग 24 है तो कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना ज्यादा जरूरी है। ये देखिए क्लॉज ए और क्लॉज बी देख के खुद देखिए और मुझे बताइए कि इज इट करेक्ट? यस सर। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिकम्स मोर एंड मोर मेडिकली कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए चूंकि ये 20 से 24 वीक का है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस तरह का टर्मिनेशन, तो इसलिए 2 मेडिकल, तो यही सारे चीज आपको पीटी में याद रखना है कि 20 वीक्स तक का है तो एक भी डॉक्टर होगा तो काम चलेगा, लेकिन 20 से एक्सीडिंग है तो कम से कम 2 डॉक्टर होने चाहिए। यही जो छोटी छोटी बातें हैं आपके पीटी में भी काम आएंगी, मेंस में भी काम आएगी, अगर इंटरव्यू में बाई चांस अगर इन सारे एंगल से क्वेश्चन हुआ तो वहां भी काम आएंगे। तो ये जरूर याद रखिएगा। और इसमें जो नेक्स्ट है, इसमें एक केस था एक्स वर्सेज, जो केस हमने लिखा हुआ है, पहला ही केस है सुपर टेस्ट सीरीज का। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं तो आपको और थोड़ा आसानी होगी देखने में। कुछ बड़ा हुआ ये? यस सर। यस सर। हाँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आप देंगे सुपर टेस्ट सीरीज कल पोस्ट किया जाएगा, ये पहला क्वेश्चन है वो मिलेगा आपको सुपर टेस्ट सीरीज में। मतलब ये उसका प्रिंट है, मतलब इसी से फीड किया जाता है। इसमें हम लोगों ने फीडबैक भी डाल रखा है, ये सारे जो है फीडबैक है वो आपको कल मिलेंगे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट अलाउड टर्मिनेशन ऑफ 24 वीक्स ओल्ड प्रेगनेंसी ऑफ अनमैरिड गर्ल? The 24 weeks old pregnancy of unmarried girl. तो एज पर लॉ पहले तो ये जान लीजिए कि 1971 तक ओनली 20 वीक्स तक की ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती थी। 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ और 2021 में ये जो अमेंडमेंट हुआ 24/9/2001, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो अमेंडमेंट हुआ तो यहाँ पे प्रोविजन लाया गया कि 20 से लेकर 24 वीक्स की भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, लेकिन 24 वीक्स से ज्यादा की अगर प्रेगनेंसी है तो मेडिकल बोर्ड बैठेगा और कोर्ट की परमिशन, हाई कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। तो चूंकि डेट बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, प्रेगनेंसी जब टर्मिनेट करते हैं तो बच्चे को पहले अंदर मारते हैं यूट्रस में छोटे छोटे पीसेज में, फिर उसको निकालते हैं, तो बच्चे की मदर पे भी खतरा होता है काफी। तो दिस इज ए रिस्की प्रोसीजर, ब्लीडिंग वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। जितना अर्ली स्टेज है उतना ये स्मूथ है, जितना डिले होगा उतना ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। तो लेट अस नॉट बी ए डॉक्टर, जस्ट लीगल पर्पस के लिए जितना जरूरी है हम लोगों को। तो 120 वीक के लिए सिंगल, 20 से लेके 24 वीक। तो जो केस की मैं बात कर रहा था एक्स वर्सेज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और ये 20 से 24 वीक्स वाली जो प्रेगनेंसी थी, दिस प्रेगनेंसी आप देखिए इसमें आगे की क्लॉज में कि सच टाइप ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड
कि अगर कोई सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी या जो विक्टिम है वो उसके साथ रेप हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, मतलब बहुत ही सीरियस कंडीशन में ही टर्मिनेट की जा सकती हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे थे कि बेबी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और 20 वीक्स हो गया, 21 वीक्स चला, तब आपने डिसाइड किया कि नहीं आप टर्मिनेट कर देते हैं, अभी बेबी नहीं चाहिए हमें। तो यू कैन नॉट डू लाइक दैट। तो दीज आर द ग्राउंड्स कि अगर दैट विक्टिम हैज बीन सब्जेक्टेड टू रेप or this is one. Secondly, there has been a substantial risk if the child is born, it would suffer from very serious physical or mental abnormality. Then only pregnancy ranging from 20 weeks to 24 weeks could be terminated, otherwise not. तो इस केस में जो एक्स हॉस्पिटल का केस है, ये एक अनमैरिड गर्ल थी। लेट अस नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट गर्ल, जस्ट इसीलिए एक्स नाम रख दिया गया है। और वो अनमैरिड गर्ल, उसका कुछ अफेयर वगैरह था और बाद में बॉय रिफ्यूज्ड to marry और she continued the baby in the hope कि there would be a marriage। लेकिन जब शादी टूट गई, then she decided to get the pregnancy terminated। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था कि नो ग्राउंड, इट इज नॉट कंप्लाइंग विथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी लेडी को जबरदस्ती फोर्स करना टू कैरी फॉरवर्ड अनवांटेड प्रेगनेंसी, तो ये उसके राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 टू लिव विद डिग्निटी, उसका सीरियस वायोलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट नंबर 1 ये बताया। पॉइंट नंबर 2 बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई प्रेगनेंसी 20 वीक से कम है तो ये सारे तो ग्राउंड नहीं है, लेकिन एक्सीडिंग 20 वीक में ये सारे ग्राउंड आ जाते हैं। आज के टाइम में मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है डज नॉट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 14। रीजनेबल क्लासिफिकेशन किस में है? ऑब्जेक्ट एंड नेक्सस, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस एंड नेक्सस बिटवीन। Object of classification and purpose is to be achieved। चलिए यहाँ पे let us not mix up constitutional law। तो इन दो कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए परमिशन दिया और हर प्रेगनेंसी वाज टर्मिनेटेड। और ये केस कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये 29 सितंबर 2022 का केस है। तो क्या ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन पूछने का? करंट अफेयर में भी ठीक होगा, माइनर जीके भी कवर करता है। क्या क्या लगता है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये जब आप कल सुपर टेस्ट सीरीज देंगे ना, तो उसके आंसर फीडबैक आप चेक करेंगे तो वो आपको मिलेगा, उसमें ये सारे नोट्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्ट में। एक और केस यहाँ पे मैं चर्चा कर दूं। एक और केस है सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सुचिता श्रीवास्तव जो थी, इट वॉज शी वॉज ए मेंटली इल लेडी, mentally retarded rather। She was subjected to rape and she was in such a stage of mental derailment कि she was not able even to name or identify her rapist।
और वो चाहती थी बेबी को जन्म देना, वो नहीं चाहती थी कि उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाए। तो अब देखिए, ये बड़ा नाजुक मोड़ होता है कोर्ट के लिए भी कि लेडी मेंटली सिक है, और इस कदर सिक है कि उसके साथ जिसने रेप किया उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। उस लेडी का कोई फैमिली नहीं है, फुटपाथ पे रहती। तो क्या ऐसी लेडी किसी बच्चे को जन्म देकर उसका देखभाल कर पाएगी? उससे पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उस लेडी से, तो उसने कहा कि हाँ मैं जन्म देना चाहती हूँ बेबी को, बट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वुमेन टू अंडरगो एन एबॉर्शन। ये जो लिखा हुआ है ना, आप देखेंगे तो ये भी हमने 2 ही केस सेलेक्ट किया है, जजेस के नाम लिख दिए, इसमें भी लिख दिए हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज। तो ये 2 केस एमटीपी एक्ट में आप जरूर याद रखिएगा। चांसेज हैं क्वेश्चन के, अब आता है कि नहीं आता, डेट आई डू नॉट नो। एक्ट में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मेडिकल बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, बेयर एक्ट से नोट कर लीजिएगा, हमने सुपर टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ है इन सारे। प्लेस है प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड, तो प्रेगनेंसी क्या रोड पे टर्मिनेट होगी क्या? मतलब प्रेगनेंसी जब भी टर्मिनेट होगी तो गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल या जो अथोराइज हॉस्पिटल है वहां टर्मिनेट होगी। तो सोफा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर ज्यादा पुराना प्रेगनेंसी नहीं है तो दवाई से भी टर्मिनेट हो जाता है, डॉक्टर लिख देते दवाई। लेकिन अगर ये सारे इश्यूज तब एराइज होते हैं जब लेडी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है टर्मिनेट करने के लिए, तब की बात है। तो प्रेगनेंसी जहां मर्जी वहां नहीं टर्मिनेट हो सकती, जब भी टर्मिनेट होगी तो ये सेक्शन 4 दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। आज थोड़ा हम लोग जल्दी पूरे एक्ट को कंक्लूड करना है। सेक्शन 3 and 4 व्हेन नॉट टू अप्लाई, तो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड ओपिनियन ऑफ नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नॉट टू अप्लाई टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन के लाइफ को बचाने के लिए अगर either terminate the pregnancy or lose the woman, तो ऐसी कंडीशन में ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। तो दिस वन गिवन हियर। और 5A को लगाया गया आपके 2021 अमेंडमेंट से, ये नोट कीजिएगा। पहले जो था, जो 1971 का एक्ट था, अब देखिए ऐसी सारी बातें, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब आप इसको पब्लिक कीजिएगा, क्या सोशल स्टेटस रह जाएगा उस वुमेन का? तो 5A वॉज इंजर्टेड व्हेन, अपनी किताबें देख के बताइए कब इंजर्ट किया गया 5A को? डेट जरूर याद रखिएगा उसका। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। हाँ, तो जो वुमेन है जिसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है, तो उसका नाम, आइडेंटिटी, ये सब डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। सेक्रेसी हैज टू बी मेंटेन्ड। और अगर कोई उसका नाम डिस्क्लोज कर देता है तो पनिशमेंट होगा कितना? देखिए कितना लिखा हुआ, हमने अंडरलाइन कर दिया। हाँ, और ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, रूल मेकिंग पावर, और रेगुलेशन का पावर है स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये छोटी छोटी चीजें, और प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो ये कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग्स लाई नहीं हो सकता। तो पॉइंट इज दिस कि देखिए इस पूरे एक्ट में सिर्फ कितने सेक्शन हैं? ओनली 8 सेक्शंस आर देयर।
इनमें 2-4 चीजों को ही जानना है। इन 8 सेक्शन से हमने टोटल 54 क्वेश्चन, और भी मॉड्यूल हैं हमारे पास लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अभी एक ही 54 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है हमने, जिसमें केस लॉ भी, प्रोविजंस भी, और वो इस तरीके से है सुपर टेस्ट सीरीज कि ये पूरा का पूरा एमटीपी एक्ट आपको याद कर देगा। कुछ फीडबैक भी है तो उसको आप करेंगे तो ये सारा याद हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा रिवाइज कर लें हम लोग। ये एक्ट नंबर क्या है इस एमटीपी एक्ट का? when it received the assent of president? 10th August 1971. Yes. और it extends to whole of India, आर्टिकल 370 abrogated। तो और ये कब फोर्स में आया? अप्रैल 1972। यस। और ये सारे पोर्शंस इनको नहीं भूलना है आपको। और सेक्शन 3 से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये 20 वीक्स 24 वीक्स का ये, और इसमें जो है मेडिकल बोर्ड को कर ही लेते हैं हम लोग, अभी थोड़ा टाइम है। देखिए गायनेकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है। कितने लोग हैं मेडिकल बोर्ड में? ये देखिए टोटल देख के बताइए। अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों से मेडिकल बोर्ड बनता है? 4। हाँ, तो 1 इज गायनेकोलॉजिस्ट, अनदर 1 इज बच्चों के डॉक्टर, पेडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट। हाँ, ये रेडियोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट एक ही हुए ये। तो आप इसको कैसे जीपीआर, हालांकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं रहने चाहिए, ये सब मेंस पर्पस से ठीक है। जीपीआर से, जी से गायनेकोलॉजिस्ट, पी से पेडिट्रिशियन, आर से रेडियोलॉजिस्ट, और एक सच अदर नंबर ऑफ मेंबर एज में बी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें नोडल अफसर वगैरह जो भी एज पर रूल्स, अब इन्होंने सिर्फ एक्ट ही रखा हुआ। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स भी है। तो चूंकि रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए रूल्स की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, अभी शॉर्ट टाइम है। तो मिनिमम वी कांट से कि मेडिकल बोर्ड में मैक्सिमम कितने लोग होंगे, बट मिनिमम देयर हैज टू बी 4 पर्सन। 3 तो यही हो गए। और डी क्लॉज क्या कर रहा है? पढ़िए जरा इसको। Such other number of members as may be notified in the official gazette of the state government or union territory, either case may be। तो मिनिमम ए मेडिकल बोर्ड requires minimum at least 4 members। और एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये सब सेक्शन 4 है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई माइनर है और प्रेग्नेंट हो गई, और हु हैविंग अटेंड द माइनर और मेंटली इल पर्सन, कि तो उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, अब माइनर का तो कंसेंट, कोई कंसेंट होता है या नहीं होता? माइनर कंसेंट इज ए वैलिड कंसेंट और व्हाट टाइप ऑफ कंसेंट? माइनर कंसेंट इज नो कंसेंट एट ऑल। तो आखिर अगर अब क्वेश्चन आप खुद सोचिए कि अगर इफ सम माइनर इज प्रेग्नेंट, तो हु विल गिव कंसेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? कॉमन सेंस। यस, एंड देयरफॉर यहां पे क्या लिखा हुआ है? गार्जियन कंसेंट। क्या कंसेंट हवा हवाई मौखिक या राइटिंग में होना चाहिए?
राइटिंग नहीं बस यस, तो राइटिंग को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं। और एक कंडीशन तो निकल गई कि माइनर गर्ल है या मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन जो न माइनर है और न मेंटली रिटार्डेड है तो भी कंसेंट चाहिए। उसमें किसकी कंसेंट चाहिए? they will discuss sir. तो एटलीस्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंसेंट ऑफ दैट प्रेग्नेंट वुमन इज नेसेसरी। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के कंसेंट के बगैर अगर आपने टर्मिनेट कर दिया, इज दैट मिसकैरेज? बताइए। Yes. लेट मी ऐड। अब इस समय सर वो तो पीएनडीटी एक्ट के अंदर फिर आ जाएगा ना। Oh, that is a separate act, Preconception and Prenatal Determination Diagnostic Technique Act. That is a separate act. हम लोग उसमें selection of sex is prohibited. हमारे कंट्रीज में फीमेल इन्फेंटिसाइड काफ़ी डीपली रूटेड रहा। आजकल अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आजकल अधिकतर घरों में जहाँ किसी कन्या का जन्म होता है, आप देखिए जेंडर इनजस्टिस, बहुत बड़े बड़े थीम है सेमिनार और डिबेट के लिए। तो अगर महिलाएं नहीं होंगी तो कैन वी हैव बैलेंस्ड सेक्स रेशियो? व्हाट इज सेक्स रेशियो? Any of you? 925 by 1000 है सर। हाँ, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। तो अगर सेक्स रेशियो इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए कि होता क्या था कि जब वुमेन प्रेग्नेंट हुई तो जाके जांच करा, अगर लड़की पता लगा तो एबॉर्शन, और लड़का है तो ठीक है। तो उन सारे चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट को लाया गया है। तो डेट इज ए सेपरेट एक्ट कि बच्चे का सेक्स क्या है वो नहीं बताया जाएगा। अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर बताता है तो ही कमिट्स एन ऑफेंस। नॉट ओनली द मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो पूछता है वो भी ऑफेंस कमिट करता है। वी विल सी डेट इनटू सम अदर, डेट इज इस टॉपिक से नहीं है वो। तो चलिए सेक्शन 3 हो गया। सेक्शन 4 में आपको एक लाइन बस कि भाई आप एग्जाम कहाँ देंगे, पेड़ पे बैठ के देंगे या एग्जामिनेशन हॉल में देंगे? उसी तरह से प्रेगनेंसी कहाँ टर्मिनेट होगी, हॉस्पिटल में टर्मिनेट होगी या होटल में टर्मिनेट होगी? तो दिस इज वेरी, ऐसे याद करने के लिए जस्ट आई एम साइटिंग सम एग्जाम्पल। और हॉस्पिटल कौन सा, वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड ऑथोराइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ। और तो द प्लेस वेयर इट कैन बी टर्मिनेटेड, एंड सेक्शन 3 and 4 नॉट टू अप्लाई। तो ये देखिए, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय ए पर्सन हु इज नॉट ए रजिस्टर्ड मेडिकल practitioner is an offense और rigorous imprisonment है। कोई झोला छाप डॉक्टर जो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है तो rigorous imprisonment which shall not be less than कितना, 2 years and can extend to, हाँ। और अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी कोई टर्मिनेट करता है नॉट एट द प्लेस इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 4, सेक्शन 4 बताता है कि प्रेगनेंसी कहाँ टर्मिनेट होगी,
वहां पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करके कहीं दूसरी जगह प्रेगनेंसी टर्मिनेट करता है तो उसमें भी सजा है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। वही है whoever terminates any pregnancy in a place other than that mentioned in section 4। सेक्शन 4 में क्या मेंशन है अभी हम लोगों ने देखा, देखिए सेक्शन 4 आपके सामने है। ऑथोराइज हॉस्पिटल में तो अगर कहीं दूसरी जगह टर्मिनेट होती है प्रेगनेंसी तो वही सजा है नॉट लेस देन रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। और एनी पर्सन बीइंग ऑनर ऑफ ए प्लेस विच इज नॉट अप्रूव्ड अंडर क्लॉज बी। मान लीजिए कि ऐसी जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है जो सेक्शन 4 के अंतर्गत नहीं है तो उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसे भी सजा होगी और उसे भी वही सजा होगी नॉट लेस देन 2 ईयर बट में एक्सटेंड टू 7 years। और वुमेन के प्राइवेसी को अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अनमैरिड प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट किया जा सकता ऑन अकाउंट ऑफ इंजुरी टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब अनमैरिड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अब डॉक्टर बोले कि या तो हमें 50,000 रुपया दो नहीं तो हम तुम्हारे घर वालों को फोन करते हैं। तो दिस प्राइवेसी इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड और नॉट। Yes, sir। Required to be maintained। और अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस नहीं मेंटेन करता, कोई ऐसा करता है तो इसमें कितनी सजा होगी? 1 year। विथ फाइन और विथ बोथ। तो ये याद रखिएगा इसमें। और इसमें कुछ खास नहीं है रूल मेकिंग पावर, तो ये चूंकि रूल्स वगैरह से संबंधित है तो केवल आपको इसमें एक ही चीज याद रखना है। मैं अलग इंक से इसको हाईलाइट कर दूं। आप रूल मेकिंग पावर जो है डेट इज वेस्टेड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो रेगुलेशंस का पावर है तो दिस इज वेस्टेड विथ स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 8 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो मुश्किल से कितना छोटा एक्ट है, 2-3 क्वेश्चन तो होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि 1 घंटे की पढ़ाई में अगर आपके 2-3 क्वेश्चन हिट कर जाते हैं तो कोई बुरा तो नहीं है सौदा क्या? आप लोग देखिए बताइए। तो अब एग्जाम टाइम है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फोर्सेज काम करेंगे, कभी निराशा होगी कभी कुछ होगा, वो हर स्टूडेंट को होता है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी खूब होता था। तो निराश मत होइए, हार्ड वर्क। देखिए रियल लाइफ में हम लोग जब तक पूरे सिलेबस को याद नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों को देखिए सिलेबस को कितना समझना है और कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। अब जैसे हम लोगों ने अभी पीटी के पर्पज से पढ़ा तो हमने किसी भी चीज को डिस्कस नहीं किया। डिस्कस करने वाली चीज केवल थी सेक्शन 3 और 4, तो उसको थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया और बाकी पीटी के पर्पज से। तो ये पढ़ाई का जो है कि आपको मेंस के लिए कितना पढ़ना है, पीटी के लिए तो पढ़ें कुछ इस तरीके से, थोड़ा कम है और टाइम कम है। तो इसलिए हम लोग अब एक एक्ट है, अब ये तो आज 23 तारीख हो गया, मुश्किल से हम लोगों के पास 15-17 डेज है और ये 9 एक्ट तो यही है माइनर वाले एक्ट। तो 9 एक्ट में कम से कम 9 डेज तो क्लासेज होनी चाहिए। और इनके अब इतना आपने पढ़ लिया, एक्ट को सामने रखिए। जो आपके सामने क्वेश्चन हो, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आई जस्ट शो यू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। इफ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए।
Read any of you. If any pregnancy is terminated by the registered medical practitioner in accordance with the provision of the Act, he shall be held. तो क्या अगर IPC, termination of pregnancy has been made lawful by virtue of MTP Act, तो अगर आपसे कोई पूछ दे, एग्जामिनर अपना माइंड नहीं लगाता, आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? Not guilty. नॉट गिल्टी, एग्जैक्टली करेक्ट। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज बीन मेड लॉफुल सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय एमटीपी एक्ट? कैन इट बी सो सेड? Certain pregnancies can be lawfully terminated because that medical officer, ये as per question 6, और मतलब MTP एक्ट का पर्पस ये है to make termination of certain pregnancy as lawful। क्योंकि जब भी कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी तो डेट इज किलिंग ऑफ ए लिविंग ह्यूमन बीइंग एंड डेट इज एन ऑफेंस। तो देखिए एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का, ये जो लिखा हुआ है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज by registered medical practitioner। तो this MTP Act validates termination of certain pregnancies in accordance with the provision of this Act। तो एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरीके से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है लॉ के किसी अन्य सब्जेक्ट पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की निकल के आती, अगर इन सारे चीज़ों पे अगर हम लोग डिस्कस करें, अभी तो डिस्कशन का टाइम ही नहीं है, टाइम बहुत कम है। तो पॉइंट इज दिस कि इन चीज़ों को आप समझिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एमटीपी एक्ट क्या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को प्रोहिबिट करता है, टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज को वैलिडेट करता है, क्या आंसर देंगे? अगर ये दो ऑप्शन हो तो it is termination of certain pregnancies are lawfully validated, सेकेंड आंसर। तो पॉइंट इज दिस कि ये सारी चीजें आप जानते हैं, अगर इन्हीं सारी चीज़ों का डिस्कशन हो जाए तो जितना डिस्कशन थिंकिंग उतनी अच्छी तैयारी होगी। क्योंकि डिस्कशन और थिंकिंग हो नहीं पाता है तो पढ़ने के बावजूद भी उस सब्जेक्ट पे कंसेप्चुअलाइजेशन उतना अच्छा या क्लैरिटी नहीं हो पाता, जिस कारण से रिजल्ट कभी कभी रुक जाता है। तो एनीवे, अब जितना टाइम है उतना ही हम लोग कर पाएंगे ना। इसमें एट द लास्ट कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? तो कल ग्रुप में वही 10 बजे के आसपास ग्रुप में पोस्ट किया जाए। सुपर टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बनाया है कि सारे सब्जेक्ट के A to Z, सारे प्रोविजंस, केस लॉ, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया। आप सुपर टेस्ट सीरीज करेंगे और आपका पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ है तो वो सब्जेक्ट आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो ये फ्री ट्रायल पे, इस बार कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा, ओनली रजिस्ट्रेशन फी, अदरवाइज इसका चार्ज है 5500। अब जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते 31 जनवरी तक, उनको वो चार्ज लगेगा। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए, एनीवे, इफ नो क्वेश्चन, क्या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछिए। आई एम हियर फॉर एक्सप्लेनेशन। यस, पूछ। क्या रहेगा सर? क्या चीज? कल का टॉपिक, टुमारो टॉपिक। कल कोई दूसरा एक्ट देखेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे, वो बताया जाएगा। एनीथिंग एल्स?
सर मैं सौरभ बोल रहा हूँ Yes, सर। yes. एक्चुअली मैं ग्रुप में शायद ना हूँ, मतलब अभी नहीं हूँ मैं ग्रुप में। मुझे कोई लिंक भेजे हैं, हाँ तो सर हाँ, मैं ग्रुप में कैसे मैं मतलब अपने आप को रजिस्टर कर आप सकता हूँ? मेरा फ़ोन नंबर लिखिए, जी सर। 9262। मैं मैसेज इनबॉक्स में लिख देता हूँ। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग मुझे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख के टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। ठीक है सर, ठीक है सर। ये जब आप मोबाइल नंबर चाहिए सर? हाँ, ये हमने मैसेज किया है, इसमें देखिए, जी सर। दिख रहा है मैसेज बॉक्स में। ये सर 9262 810582। आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एंड पासिंग ऑफ एलएलबी, अगर पास कर गए तो, या नहीं पास किए तो ईयर केवल लिख दीजिए, जो भी वट एवर द, वो मैं तुरंत जी उसी वक्त ऐड कर दूंगा आपको ग्रुप में। और ये सुपर टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसे अभी तो फ्री है ये, मतलब, और दिया भी जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखिए ना, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन में ये टेस्ट सीरीज चलेगा 8 महीने तक कम से कम। क्वांटिटी में 47 मॉड्यूल्स है, तो कम से कम 47 डे चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में 28 मॉड्यूल, एविडेंस में 36 मॉड्यूल्स, हर सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स हैं। तो ओनली अपॉन, हम लोग भी चाहते हैं इंस्टीट्यूशन का प्रचार करना, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। जी तो ओनली बाई पेइंग 200 रुपी रजिस्ट्रेशन चार्ज, अगर 8 महीने तक आपको लगातार 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप खुद ही तय कीजिए कि इससे सस्ता और क्या हो सकता। जी आप ग्रुप में आके वो भी दीजिएगा। टेस्ट सीरीज से है क्या, सुपर टेस्ट सीरीज से, कि हर रोज आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि 50 में आपका स्कोर क्या हुआ। अगर स्कोरिंग कम है तो उसको इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। सुपर टेस्ट सीरीज को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपना बेयर एक्ट अपने पास रखिए। सुपर टेस्ट का जैसे ही पेपर आपने ओपन किया, जो क्वेश्चन आप जानते हैं आपको आ रहा है, डेट्स गुड एनफ। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, नहीं जानते हैं, तो आप बेयर एक्ट से पहले पढ़िए उसको, उसका सही आंसर फाइंड आउट कीजिए, फिर आंसर कीजिए। और जहां मिस्टेक हो साथ में एक कॉपी रखिए, वहां नोट करते चलिए। तो एक ही समय में आपका सेल्फ मेड नोट्स भी बन जाएगा, जो कि क्विक रिवीजन के पर्पस से एग्जाम जब नज़दीक होगा तो बहुत ही हैंडी, बहुत ही यूजफुल होगा। ऊपर वाला भी अगर आपके लिए नोट्स बना दे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जितना इफेक्टिव आपका सेल्फ मेड नोट्स होगा। तो सुपर टेस्ट सीरीज आप जब भी करें, 24 आवर्स का टाइम दिया गया आपको करने के लिए, जब भी करें तो बेयर एक्ट के साथ करें, देख के करें। हमारे कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल नजर आएंगे, कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी हैं क्वेश्चन, तो वो देख के उसे बेयर एक्ट को देखते हुए करें। और एक दिन में तो नहीं कुछ होता, आप थोड़े दिन उसको कीजिए, 10-15 मॉड्यूल करके देखिए, आपको खुद ही एहसास होगा कि हाउ डेट कुड बी हेल्पफुल। हम लोग अपनी मुंह से अपनी तारीफ करने में विश्वास नहीं रखते। तो अब इसी के साथ नाउ टाइम अप। थैंक्स फॉर अटेंडिंग क्लास। वेलकम। कल भेजा जाएगा सुपर टेस्ट सीरीज, आप लोगों को पब्लिक ग्रुप में कीजिएगा। थैंक्स वंस अगेन, सी यू अगेन, गुड नाइट। थैंक यू सर।